Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का दूसरा दिन। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। बैठक में मित्र देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। इस बैठक का विषय है रक्षा में संवर्धित जुड़ाव के माध्यम से साझा समृद्धि। कॉन्क्लेव में निवेश, अनुसंधान तथा विकास, संयुक्त उद्यम, सह विकास, सह उत्पादन और रक्षा उपकरण उपलब्ध कराकर क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने तथा प्रशिक्षण, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री सुरक्षा को एक साथ विकसित करने के संबंधित पहलुओं पर होगी चर्चा। कॉन्क्लेव रक्षा मंत्रियों के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने का है एक सुनहरा अवसर। एरो इंडिया 2023 से इतर रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और रक्षा सचिव के स्तर पर कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से नागालैंड और की यात्रा पर। मुख्यमंत्री भाजपा अध्यक्ष आज भाजपा और एनडीपी की संयुक्त रैली में भी लेंगे भाग। एफयू रियो उप मुख्यमंत्री वाई पैटर्न और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तेमजेन इमरा अलोंग मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र में भाजपा राज्य के मतदाताओं के सामने अपने चुनावी मुद्दे रखेगी। राज्य में 27 फरवरी को मतदान होगा। और मेघालय में भी चुनाव प्रचार चरम पर। युवा और पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाता है बेहद उत्साहित। मेघालय में भी मतदान 27 फरवरी को होगा। राज्य में कुल 21,61,000 मतदाता हैं। इनमें से 81,000 से अधिक 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं। भाजपा मेघालय के लिए कल जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। मेघालय में 27 फरवरी को होगा मतदान, जबकि नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को राज्य में रैलियां करने के साथ ही घर घर जाकर कर रहे हैं प्रचार। त्रिपुरा में प्रचार खत्म होने से पहले सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। त्रिपुरा में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच है। इसके साथ ही तमाम निर्दलीय प्रत्याशी भी कई सीटों पर मुकाबला बना रहे हैं दिलचस्प। त्रिपुरा में सभी 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को होगा मतदान। वहीं आगामी 2 मार्च को मतों की गिनती की जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह का 1 दिवसीय दौरा हरियाणा के लिए बेहद अहम। गृह मंत्री आज करनाल में मधुबन पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा पुलिस की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित अन्य कैबिनेट मंत्री व गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। गृह मंत्री अकादमी के बछेर स्टेडियम में आयोजित होने वाली परेड की सलामी भी लेंगे। राष्ट्रपति कलर पुरस्कार देश की सेवा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा पुलिस की कड़ी मेहनत और समर्पण का भी एक प्रमाण है। अमित शाह राष्ट्रीय सहकारिता नीति का क्रियान्वयन करने के लिए हरियाणा सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। अमित शाह हरियाणा सहकारी निर्यात प्रतिष्ठान का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सांझी डेयरी स्कीम का उद्घाटन, पानीपत सहकारी चीनी मिल, डाहर में एथेनॉल प्लांट तथा जिला रेवाड़ी के गांव बिदावास में सहकारी दुग्ध प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज देश के 1,56,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में स्वास्थ्य मेलों का होगा आयोजन।
इन स्वास्थ्य मेलों के तहत योग, टेली परामर्श, निक्षय पोषण अभियान, गैर संक्रमणकारी रोगों की जांच और दवा वितरण, स्किल सेल रोग की जांच जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ये कार्यक्रम स्वस्थ जीवन से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष उद्घाटित स्वस्थ मन, स्वस्थ घर के लिए जारी अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर साइक्लोथॉन और साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया है। स्वस्थ मन, स्वस्थ घर नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक एक वर्ष चलने वाला एक अभियान है। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वस्थ तथा आरोग्य के विषय को बढ़ावा देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के श्रेष्ठ उपायों में से एक है। यह अभियान नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है। ये नीति देश में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक का औपचारिक उद्घाटन आज। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वीडियो संदेश के साथ होगा उद्घाटन। इस मौके पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। बैठक का दूसरा दिन है। आज ही G20 देशों के प्रतिनिधियों को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू ले जाया जाएगा। इस दौरान प्रतिनिधि मांडू किले का भ्रमण करने के अलावा लाइट एंड साउंड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से निमाड़ मालवा के इतिहास और संस्कृति से भी परिचित होंगे। इंदौर में आयोजित हो रही G20 की प्रथम कृषि प्रतिनिधि बैठक के पहले दिन विदेशों से आए प्रतिनिधियों ने हेरिटेज वॉक किया। इस अवसर पर उन्होंने इंदौर की ऐतिहासिक होलकर स्टेट की छात्रियों के साथ ही रजवाड़ा पैलेस का अवलोकन किया। हेरिटेज वॉक की शुरुआत बोलिया सरकार स्मारक छन्नी से शुरू होकर कृष्णपुरा छन्नी से गुजरते हुए रजवाड़ा पहुंचा। प्रतिनिधियों ने स्थानीय व्यंजन के साथ ही सांस्कृतिक झलकियों का आनंद भी लिया। लखनऊ में G20 के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन, लेकिन मुख्य कार्यक्रम की होगी आज शुरुआत। पहले दिन बैठक में कल एक सुरक्षित वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण के रास्ते में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। बैठक में साइबर सुरक्षा चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय रखा गया है। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में भारत की ओर से कोविड महामारी के दौरान विकसित किए गए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, UIDAI, दीक्षा, कोविन, ई-संजीवनी और अन्य ऐप पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 फरवरी को नई दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि इस महोत्सव में 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 जनजातीय कारीगर और कलाकार लेंगे हिस्सा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा आज अपना 2 दिवसीय नेपाल का दौरा पूरा कर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच कल विदेश सचिव स्तरीय बैठक होगी। विदेश सचिव की यात्री में आपसी हितों की मुद्दों के अलावा दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की जाएगी। विदेश सचिव के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने की भी संभावना है। दिल्ली जल बोर्ड के पानी के बिल में 20 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने बिल वसूलने वाली 2 कंपनियों फ्रेश पे IT सॉल्यूशंस और RM पेमेंट्स के मालिक और निदेशक समेत 3 को किया गिरफ्तार। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला किया गया है। ACB चीफ मथुर वर्मा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम राजेंद्र नायर, गोपी कुमार केडिया और डॉक्टर अभिलाष वासुकुट्टन पिल्लई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। टाटा समूह के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद लंबे अवधि का रोडमैप तैयार करेगा। परिषद ही रोडमैप को लागू करने की रणनीति बनाएगी, जिसको राज्य सरकार लागू करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाना चाहते हैं।
इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन बनाना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये महाराष्ट्र का दीर्घकालिक रोड मैप है। परिषद के माध्यम से महाराष्ट्र के समग्र विकास के लिए सभी क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों के साथ काम करेगा। खुदरा महंगाई जनवरी महीने में बढ़कर 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई जनवरी में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर 6.52% पर पहुंच गई है। दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 5.72% रही। और खाने पीने के सामान महंगे होने से खाद्य पदार्थों की महंगाई दर जनवरी में 5.94% रही है, जो दिसंबर में 4.19% थी। इससे पहले खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में उच्च स्तर 6.77% पर थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार सब्जियों की कीमतें जनवरी में घटी है। हालांकि ईंधन और प्रकाश समेत अन्य श्रेणियों में महंगाई बढ़ी है। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर जनवरी में 5.94% रही। ये दिसंबर में 4.19% और पिछले साल इसी महीने में 5.43% थी। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सोमवार को कहा कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटना सरकार के लिए प्राथमिकता बनी रहेगी। सिंह ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार पर्यावरण संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता पर रखते हुए लोगों को भरोसेमंद और सस्ती बिजली की आपूर्ति कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने उधार देने के मामले में नियामकीय चूक को लेकर पुणे स्थित कुडोस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट तथा मुंबई स्थित क्रेडिट ग्रेड का पंजीकरण रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने के बाद दोनों एनबीएफसी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं करना चाहिए। जनवरी 2023 तक उड़ान फ्लाइट्स के संचालन के लिए चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को 2,355 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग जारी की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री के लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस समेत 20 ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जेएसडब्ल्यू स्टील का जनवरी माह का कच्चे इस्पात का उत्पादन 15% बढ़कर 18.91 लाख टन पर पहुंच गया है। जनवरी 2022 में कंपनी का उत्पादन 16.46 लाख टन रहा था। जनवरी 2023 में कंपनी की क्षमता इस्तेमाल 99% रहा, जो कि जनवरी 2022 में 96% था। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मौजूदा वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 91.86% घटकर 24.32 करोड़ रुपए पर आ गया है। कंपनी ने बताया कि लागत बढ़ने और उसके ओटीटी प्लेटफॉर्म में निवेश की वजह से दिसंबर तिमाही में उसका मुनाफा प्रभावित हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात बनाने वाली कंपनी सेल का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में करीब 65% घटकर 542.18 करोड़ रुपए रहा है। खर्च बढ़ने से कंपनी का मुनाफा घटा है। कंपनी को इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,528 लाख करोड़ रुपए का 1528 करोड़ 54 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। और टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया अगले 2 साल में 90 से ज्यादा विमान शामिल करेगी। एयर इंडिया अपनी मौजूदगी में विस्तार करने तथा और ज्यादा बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बना रही है। ब्याज दरों में जारी बढ़ोतरी के बावजूद देश में यात्री वाहनों की बिक्री में तेजी बनी हुई है। इस वर्ष जनवरी में देश में 2.98 लाख यात्री वाहनों की बिक्री हुई है, जो कि पिछले वर्ष इसी महीने में बेचे गए वाहनों की तुलना में 17.23% अधिक है। बंदरगाहों, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने रोरो यानी माल ढुलाई और रो पैक्स नौका सेवाओं के लिए दिशा निर्देश बनाने को लेकर उच्च स्तरीय पैनल गठित किया है। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। तुर्की और सीरिया में पिछले सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 37,000 के पार पहुंच गई है। तुर्की के 10 प्रांतों में भूकंप की वजह से 25,000 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हुई हैं।
तुर्की में मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच हाटे प्रांत में इस विनाशकारी घटना के 182 घंटों के बाद 13 साल के एक बच्चे को मलबे से निकाला गया। तुर्की में शक्तिशाली भूकंप से हुई तबाही से निपटने के लिए जद्दोजहद चल रही है। इस बीच गाजियानटेप में पटरी से उतरी एक ट्रेन को भारी मशीनों की मदद से उठाकर फिर से पटरी पर रखा गया। भूकंप के दौरान रेल की पटरियों को भी भारी नुकसान पहुंचा गया है। तुर्की के अंताकिया शहर के केंद्रीय जिले में व्यापारी भूकंप के बाद लुटेरों से अपने माल को बचाने के लिए अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। अंताकिया में स्थानीय निवासी और राहत कर्मियों ने लूटपाट की घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। भूकंप में बेघर हुए कई लोगों को अपनी कारों या तंबुओं में रात गुजारनी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अगले 3 महीनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद को अनुमति देने पर उन्होंने सहमति जताई है। ये मदद विद्रोहियों की कब्जे वाले उत्तर पश्चिम सीरिया में तुर्की से सटी सीमा के रास्ते पहुंचाई जानी है। पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। वे बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। 74 वर्षीय शहाबुद्दीन चुप्पू निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वे वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने मार गिराए गए चीन के संदिग्ध जासूसी गुब्बारे का मलबा दक्षिण कैरोलिना में समुद्र से निकाल लिया है और वहां स्थायी रूप से सुरक्षा कड़ी कर दी है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन के गुब्बारे को खुफिया जानकारी जुटाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि चीन के हवाई क्षेत्र में अमेरिका का कोई निगरानी विमान नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका बार बार चीन के इस दावे का खंडन कर रहा है कि इस साल की शुरुआत से 10 से ज्यादा बार अमेरिकी जासूसी गुब्बारे बिना अनुमति के उसके हवाई क्षेत्र में उड़ रहे थे। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए जर्मनी समर्थन जुटा रहा है। इसी कड़ी में जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाख ने फिनलैंड और स्वीडन के लिए तुर्की और हंगरी से समर्थन का आह्वान किया है। पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा है, जिससे लोग बेतहाशा बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। कराची में दूध की कीमत 190 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक ट्रक ने कई राहगीरों को रौंद दिया है। ब्रुकलिन बोरो में ट्रक चालक ने उसका पीछा कर रही पुलिस से बचने के दौरान वाहन से 8 लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया है। घटना में एक पुलिस अधिकारी सहित 8 लोग घायल हुए। न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवात गैब्रियल के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए आपातकालीन प्रबंधन मंत्री किरण मैकआर्ट्नी ने कहा कि वे मौसम की अभूतपूर्व घटना है, जिसका उत्तरी द्वीप के ज्यादातर हिस्सों में व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। किरण मैकआर्ट्नी ने कहा कि ये न्यूजीलैंड के लोगों के जीवन के लिए वास्तविक खतरे वाली महत्वपूर्ण आपदा है। भारी बारिश और तेज हवा के कारण 38,000 से अधिक मकानों में बिजली नहीं रही। बाढ़ और जमीन खिसकने से ऑकलैंड के पास की कुछ बस्तियों समेत देश भर में कई बस्तियों का संपर्क कट गया है। न्यूजीलैंड में तीसरी बार आपातकाल लगाया गया है। इसके पहले 2019 में क्राइस्टचर्च आतंकी हमले के समय में और फिर 2020 में कोविड महामारी के कारण देश में आपातकाल लगाया गया था। पुर्तगाल की कैथोलिक चर्च को लेकर एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 70 वर्षों में पुर्तगाली कैथोलिक चर्च के सदस्यों द्वारा कम से कम 4,815 बच्चों का यौन शोषण किया गया है। जांच आयोग के मुताबिक वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक हो सकते हैं। आयोग का नेतृत्व करने वाले बाल मनोचिकित्सक पेड्रो स्ट्रेच ने कहा कि हम उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो अपने बचपन के दौरान दुर्व्यवहार के शिकार हुए थे। यूक्रेनी सैनिक पोलैंड में लेपर्ड 2 टैंकों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कर्मियों को पोलिश, नॉर्वेजियन और कनाडियाई प्रशिक्षकों द्वारा टैंक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका कंबोडियाई सरकार द्वारा वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी के मीडिया लाइसेंस को रद्द करने के फैसले से बेहद चिंतित है और उसने इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। मारबर्ग वायरस के प्रकोप से इक्वेटोरियल गिनी में 9 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मितोहा
ओडो आयाकाबा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के परामर्श के बाद लॉकडाउन योजना लागू के साथ ही एंटेम प्रांत और मोगोमो के पड़ोसी जिले में स्वास्थ्य चेतावनी घोषित कर दी गई है। आयाकाबा ने कहा कि एंटेम में क्वारंटीन की वजह से 4,325 लोगों पर असर पड़ रहा है। मंत्री ने कहा कि 9 मौतें 7 जनवरी से 7 फरवरी के बीच हुई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 10 फरवरी को अस्पताल में एक संदिग्ध मौत हुई है, लेकिन उसका परीक्षण किया जाना अभी बाकी है। अमेरिका के मिशिगन में मिशिगन यूनिवर्सिटी कैंपस में गोलीबारी हुई। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल और आपातकालीन सेवा टीम घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पुलिस का कहना है कि चश्मदीदों ने कई राउंड फायरिंग होने का दावा किया है। बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप की शुरुआत आज से दुबई में होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय करेंगे। भारत ग्रुप बी के पहले मैच में आज कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में 17 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में चीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया शीर्ष 4 वरीयता प्राप्त टीम है। आईसीसी ने भारतीय टीम के ओपनर शुभमन गिल को जनवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा है। इंग्लैंड की ग्रेस सीक्वेंस को जनवरी 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। सीक्वेंस आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। पहली बार आयोजित होने वाली महिला प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी। नीलामी में भारत की स्टार महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना ऑक्शन में सबसे महंगी बिकी हैं। मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3 करोड़ 40 लाख में खरीदा। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई ने 1 करोड़ 80 लाख में खरीदा, तो वहीं हरमनप्रीत कौर का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन को उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा। उनका बेस प्राइस 50 लाख था। भारतीय महिला टीम की दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा। उनका बेस प्राइस 50 लाख था। इंग्लैंड को 2019 विश्व कप जिताने वाले पूर्व कप्तान इयान मॉर्गेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। मॉर्गेन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए अपने संन्यास की घोषणा की। अपने बयान में मॉर्गेन ने संन्यास की घोषणा करते हुए लिखा कि काफी सोच विचार के बाद मेरा मानना है कि अब इस खेल से दूर जाने का सही समय है, जिसने बीते वर्षों में इतना कुछ दिया है। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 में आज एसी मिलान और टॉटनहैम हॉटस्पर आमने सामने होंगे। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में ही आज दूसरे मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन का सामना बायर्न म्यूनिख के साथ होगा। वैलेंटाइन वीक के मौके पर बॉलीवुड में हिट फिल्मों को दोबारा रिलीज करने का चलन शुरू हो गया है। शाहिद कपूर और करीना कपूर स्टारर जब वी मेट सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दिग्गज पेंटर ललिता लाजमी का 90 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। फैंस में शोक की लहर। 1932 में जन्मी ललिता लाजमी एक स्वतंत्र चित्रकार थी, जिन्होंने चित्रकला में प्रशिक्षण नहीं लिया था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी एक और फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को भारत में 5 मई 2023 को रिलीज करने जा रही है। इस फिल्म को जेम्स कुन ने निर्देशित किया है। फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। रॉकेट बॉय सीजन 2 का टीजर जारी हो गया है। सीरीज में जिम सर्ब प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जे भाभा का किरदार निभा रहे हैं। वहीं इशफाक सिंह डॉक्टर विक्रम साराभाई के रूप में दिखाई देंगे। देश को परमाणु संपन्न बनाने के सफर को रॉकेट बॉय 2 में दिखाया जाएगा। सिद्धार्थ कियारा अपनी शादी का जश्न मना रहे हैं। बीते दिन मुंबई में कपल ने अपने बॉलीवुड दोस्तों के लिए ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया, जिसमें तमाम सितारे पहुंचे। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ओमपुरी के जीवन की अंतिम फिल्म खेला होबे 24 फरवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म की निर्माता कुमारी मंजू हैं और फिल्म की कहानी रवि कुमार ने लिखी है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का गाना
नयो लगदा रिलीज हो गया है। फिल्म के गाने में सलमान खान पूजा हेगड़े की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले।